हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, सोना नहीं खरीदेंगे। Why is he saying कि आप एक साल तक गोल्ड मत खरीदो? सी क्योंकि गोल्ड में भी सेम प्रॉब्लम है। गोल्ड भी आप नेट इंपोर्टर हो एज अ कंट्री। जब आप गोल्ड इंपोर्ट करते हो एज इंडिया, आप डॉलर में पेमेंट करते हो। हम लेट्स से फॉरेन ट्रैवल को कम कर देते हैं, जो ट्रैवल इंडस्ट्री है उस पर क्या इम्पैक्ट है? कैसे सिनारियो लग रहा है मार्केट्स का, इन्वेस्टमेंट्स का? क्या ऐसे ही रहने वाला है? अगर आप पिछले 2 सालों का रिटर्न देखें निफ्टी का इंडिया में, तो वो ऑलमोस्ट जीरो है, या मिड कैप स्मॉल कैप में तो शायद नेगेटिव भी होगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुल गया और ऑयल वापस गिर रहा है अपने 60 70 80 डॉलर वाले रेंज में, तो मुझे लगता है यहाँ से बहुत बड़ी तेज़ी आ जाएगी मार्केट में। पर अगर ये नहीं होगा तो मार्केट्स पैनिक में आ जाएंगे। हवा क्या कहती है? One of the main reasons why Trump went to China is because probably अगर कोई इस सिचुएशन को अब genuinely mediate कर सकता है, वो सिर्फ चाइना है। पर चाइना ट्रम्प की क्यों सुनेगा? ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना नाउ। आई एम श्योर पीपल विल नॉट अग्री, क्योंकि ये लॉजिकली ऑन पेपर ट्रू ऑन पेपर नहीं है। बट आज अगर चाइना हैज टू डू समथिंग विथ ताइवान, कौन रोकेगा उसको? If the Iran war continues for another 4-5 months, are we in crisis? आई थिंक विल बी इन क्राइसिस। मैं पैसा इसलिए लगा कि मुझे अमीर बनना है, आई वांट बी रिच, व्हिच इज ओके। तो उनको लगता है कि म्यूचुअल फंड कभी आपको अमीर नहीं बना सकता। इज दैट ट्रू? Returns are not made by correct investing. Returns are made by correct asset allocation. The biggest problem with the Indian investor is वो पिछले 3 साल का रिटर्न देखता है, जो भी स्कीम ने अच्छा रिटर्न दिया है उस स्कीम में पैसा लगा दो। तो इस टाइम पे गुड टाइम टू बाय? ...2026 के 5 महीने लगभग बीत चुके हैं। काफ़ी ही डावाडोल रहा है ये 2026 का साल। वॉर हुई है, अब पीएम मोदी की नई डूज एंड डोंट्स की लिस्ट आई है, जिसको लेके काफ़ी भड़कम मची है लोगों में कि क्यों उन्होंने ये सब कहा है। आधे से ज़्यादा लोगों के पोर्टफोलियो लाल में चल रहे हैं, शायद 90% लोगों के लाल में चल रहे होंगे। तो अब 2026 में क्या होगा आगे चल के? ये जो इन्वेस्टमेंट सिनारियो है ये कैसे पैन आउट होगा? जो पीएम मोदी ने कहा है उसका एक्चुअल में मतलब क्या है, और उसका इम्पैक्ट कितना गहरा इकोनॉमी पर और एक इंडिविजुअल पर पड़ेगा? आज हम उस पर बात करेंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, फाइनेंस की दुनिया में उन्होंने काफ़ी नाम बना लिया है। फाउंडर एंड सीईओ है त्रुवंता वेल्थ के, 2,500 करोड़ का लगभग कैपिटल मैनेज करते हैं, तो ऑब्वियसली फाइनेंस के बारे में काफ़ी जानते होंगे। और पॉडकास्टर्स के काफ़ी फेवरेट भी हैं, तो आपने उन्होंने बहुत जगह देखा होगा। तो आइए आज ये सारी इंपॉर्टेंट बातें डिकोड करते हैं कीर्तन शाह के साथ। थैंक यू कीर्तन, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। सो पॉडकास्ट का नाम ही समझे क्या है, तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझा दो कि क्या पैनिक करना है या नहीं करना है। सो लेट मी आस्क यू फर्स्ट, मैंने स्टार्टिंग ऐसे की कि 2026 के 5 महीने चले गए, अब सेकेंड हाफ की बारी आ गई है। तो कैसे सिनारियो लग रहा है मार्केट्स का, इन्वेस्टमेंट्स का? क्या ऐसे ही रहने वाला है? एक माइंडसेट कैसे अपना एक इन्वेस्टर प्लान आउट करे या ट्रेन करे अपने आप को बाकी के साल में अपनी पोर्टफोलियो देखने के लिए? समृति, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने शो पे इनवाइट किया। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडियन मार्केट्स ने इतना अच्छा नहीं किया है। आपने हालांकि 2026 के बारे में पूछा है, पर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। अगर आप पिछले 2 सालों का रिटर्न देखें निफ्टी का इंडिया में, तो वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, या मिड कैप स्मॉल कैप में तो शायद नेगेटिव भी होगा। रियली? हाँ। तो पिछले 2 सालों में इंडियन मार्केट्स ने क्यों परफॉर्म नहीं किया, इसका एक मेजर कारण तो ये है कि एफआईआईज इंडियन मार्केट से पैसा निकाल कर कहीं और लगा रहे। अब आप पूछोगे कि क्यों इंडियन मार्केट से पैसा निकल रहा है और कहाँ कहीं और क्यों जा रहा है। उसके 2 रीज़न है कि आज से 2 साल पहले तो इंडिया की वैल्यूएशंस महंगी थी ग्लोबल मार्केट्स के सामने, और दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि इंडिया में एआई को लेकर ऐसी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं थी जो बाहर अवेलेबल थी, जैसे ताइवान में, साउथ कोरिया में, यूएस में, चाइना में। तो हर जगह पे यहाँ पर इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ एआई में अवेलेबल थी। एआई वाज एक्सपेक्टेड टू बी द नेक्स्ट, और अदर इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। तो पैसा यहाँ से निकल कर वहाँ जा रहा था। अब ये 2 साल का मोटा मोटा ओवरव्यू है।
लेटली जो प्रॉब्लम इंडिया में हो रही है वो प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि इसके साथ साथ और एक चीज़ ऐड हो गई है, वो ये है कि जब से वॉर स्टार्ट हो गई है इजराइल, यूएस और ईरान की, तेल के भाव बहुत ऊपर जा रहे हैं और हम नेट इंपोर्टर है। अब हमें दो प्रॉब्लम्स हो रही है। आप समझिए एफआईआईज जब माल बेच कर जा रहे हैं, राइट, तो वो आप समझिए उसने एक शेयर रिलायंस का बेचा, उसके पास 1,000 रुपये आए, अब वो 1,000 रुपये थोड़ी यूएस लेके जाएगा, तो वो रुपये बेचता है और उसके सामने डॉलर खरीदता है और डॉलर लेके जाता है। तो जब एफआईआईज माल बेचते हैं तो डॉलर और ऊपर जाता है और रुपी और नीचे गिरता है। तो पिछले 2 साल से ये प्रेशर है कि एफआईआईज पैसा वापस लेके जा रहे हैं तो रुपी गिर रहा है। तो अब आप सोचिए कि $1 80 रुपये का था, वो $1 95 हो गया। तो जब आप तेल खरीद रहे थे और पहले $1 दे रहे थे तेल का तो 80 रुपये में मिल रहा था, अब जब $1 दे रहे तो 95 का मिल रहा है। अब इसके ऊपर वॉर की वजह से तेल महंगा हो गया, तो तेल भी महंगा हो गया है और डॉलर भी महंगा हो गया है, तो डबल वैमी है, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि इंडियन मार्केट्स उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। बट कीर्तन, एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है, जैसे आपने एफआईआई सेलिंग की बात की, बट देयर इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट जो कहता है कि हमारा रिटेल इन्वेस्टर इतना स्ट्रांग है कि उसकी वजह से आप कभी भी मार्केट में इतना डिप फॉल देख ही नहीं पाए हो। तो देन ये जो ये जो आप एक सॉर्ट ऑफ डायकॉटमी बता रहे हो, रिटेल इन्वेस्टर के पैसों से वो बैलेंस आउट नहीं हो पा रही है। 100% हो पा रही है। आप सरप्राइज हो जाओगे, कुछ नंबर्स आपको दे रहा हूँ कि अगर रिटेल इन्वेस्टर नहीं होता तो इंडिया का क्या हाल होता। 2006 में मैंने अपना काम शुरू किया था फाइनेंस में और 2008 में लीमन ब्रदर क्राइसिस हुई। मैं 2 साल पुराना था। आज जो कोविड के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए, मैं उस फेज़ में था तभी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे तो पता है मार्केट में क्या हो रहा है। और लीमन ब्रदर क्राइसिस में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग विद द नंबर्स, इंडियन मार्केट 67% गिर गया। ओके। तो मैंने मेरे तब के बॉस को पूछा कि ऐसा क्या हो गया मार्केट में कि 67% फॉल आ गया, विच इज़ ह्यूज। हाँ, सुना था कि 2000 के .com बबल में कुछ हुआ था, 1992 में हुआ था, पर एक्सपीरियंस पहली बार किया। तो आज भी मुझे याद है, मेरे बॉस ने मुझे एक चीज़ कही थी तभी कि एफआईआईज ने $4 बिलियन की सेलिंग की है, जिसकी वजह से आप इतनी गिरावट देख रहे हो इंडियन मार्केट्स में। ओके। अब मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। तब $1 था 48 रुपीज़, 50 पकड़ लो। $4 बिलियन यानी 20,000 करोड़ की सेलिंग। तो 2008 में 20,000 करोड़ की सेलिंग के नंबर पे मेरे बॉस ने मुझे ये कहा था कि निफ्टी, वन ऑफ द मेजर रीजंस वाई निफ्टी 67% गिर गया। ठीक है। 2025 में FIIs have sold $19 बिलियन इन इंडिया। ओके। 2026 इस फाइनेंशियल ईयर में जो 4-5 महीने हुए, 4-5 महीनों में ऑलरेडी $20 बिलियन की सेलिंग आ गई है FII की। पिछले 5 सालों में 2020 से लेकर 2025 तक FIIs have sold 5,20,000 crore of India equity। ओके। ओके, फिर भी एग्जैक्टली। 5 साल का डेटा देखे तो आप निफ्टी का 10, 10.5, 11% का रिटर्न है। पिछले 2 साल में, 2 साल भी नहीं, 17 महीनों में FIIs ने तकरीबन $40 बिलियन का माल बेचा है, फिर भी निफ्टी नेगेटिव में नहीं है। ये एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। महीने की 30,000 करोड़ की SIP आती है। आप अगर इमेजिन कीजिए, अगर ये नहीं होता तो इंडियन मार्केट्स का क्या हाल होता। तो द डोमेस्टिक इन्वेस्टर शुड रियली बी क्रेडिटेड कि उसकी वजह से मार्केट्स बचे हुए हैं। और आप इमेजिन कीजिए कि अभी भी इंडिया का सिर्फ 5% इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है। अगर आप US की तरह 30%, 40% ऑफ द कंट्री स्टार्ट्स इन्वेस्टिंग, तो इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर की लिक्विडिटी से ये मार्केट कहाँ चला जाएगा। तो FII जो नया पैसा डालेगा वो तो बोनस है उसके ऊपर, राइट। पर ऑफ कोर्स वी हैव टू अंडरस्टैंड कि FIIs इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। FIIs बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो कि वर्ल्ड की हर मार्केट ऊपर जा रही है पर आपकी मार्केट फ्लैट है क्योंकि FII पैसा निकाल रहा है। तो FII तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर 2026 के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे ऐसा लग रहा है ये है कि ईरान वॉर का क्या हो रहा है। क्योंकि अगर ईरान वॉर पे सोल्यूशन नहीं आता
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुलता नहीं है और ऑयल प्राइसेस नीचे नहीं जाते, तो मुझे लगता है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स वी आर मच बेटर देन एवरीबडी ग्लोबली। यानी हमने फिलीपींस की तरह या इंडोनेशिया की तरह या बहुत सारे दूसरे देशों की तरह कोई डिफ़िकल्ट मेजर्स अपनाए नहीं है अभी तक। पेट्रोलियम मिनिस्टर ने अभी लास्ट हफ्ता कहा कि हमारे पास 60 दिन का रिजर्व्स अभी भी पड़ा हुआ है, एंड थैंक्स टू रशिया शायद हमारे जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप्स इतने अच्छे हैं कि शायद हम क्राइसिस वाली सिचुएशन में ना आए। पर ग्लोबली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये वॉर सॉल्व नहीं होता ना, तो ऑयल प्राइसेस विल एंड अप क्रिएटिंग अ बिग मैस। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। देखिए, यूरोप में तो ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है रशिया यूक्रेन के टाइम पे, क्योंकि उनको तो यहीं से गैस मिल रही थी, राइट। अब ईरान की वजह से तो और डिफ़िकल्ट हो गई उनकी लाइफ। वहाँ गैस के प्राइजेस तो 100% से ऊपर जा चुके हैं। नॉट जस्ट देयर, यूएस में भी ईरान वॉर स्टार्ट होने से लेकर आज तक, आई थिंक 66 या 67th डे जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यूएस में भी गैस प्राइसेस 70% ऊपर है। यूएस में दूसरी प्रॉब्लम है, आपने सुना होगा यूएस में फेड ट्रम्प कंटिन्यूसली बोल रहा है फेड को रेट कम करो, रेट कम करो, रेट कम करो। क्यों? आपको एक डेटा देता हूँ। यूएस में डेलिंक्वेंसी रेट, इसका मतलब कि लोन्स में 90 दिन से ज़्यादा की लोन ना भरी हो ऐसे लोग, राइट। हाउस लोन में ये नंबर 8 साल के हाई पे है। यानी 8 साल में ये सिचुएशन जितनी बार आई है ये हाईएस्ट है। ऑटो लोन्स में ये लाइफ टाइम हाई पे है। क्रेडिट कार्ड लोन्स में 15 साल के हाई पे। अगर आप सब लोन्स पकड़ ले तो ऑन एन एवरेज 9 साल के हाई पे है डेलिंक्वेंसी रेट। यानी 90 दिन से ज़्यादा लोगों ने पेमेंट नहीं की अपने ईएमआई की। क्यों हो रही है? क्योंकि ऑयल के भाव ऊपर रहेंगे तो इन्फ्लेशन ऊपर रहेगा, और इसकी वजह से यील्ड्स ऊपर जाती है। इन सिंपल लैंग्वेज, इंटरेस्ट रेट्स। तो आपने फ्लोटिंग रेट पे लोन लिया हुआ है 30 साल का, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए तो आपकी ईएमआई बढ़ेगी। अब आप ईएमआई नहीं दे पाओगे तो डिफॉल्ट हो जाओगे, और अगर उस पर आपकी जॉब चली जाए, एग्जैक्टली, दैट्स इवन अ बिगर प्रॉब्लम, राइट। और वहाँ पर भी सॉफ्टवेयर कंपनीज को सेम प्रॉब्लम है जो इंडिया में सॉफ्टवेयर कंपनीज को हो रहा है। बिल्कुल। तो अब लोगों की जॉब्स जा रही है, इंटरेस्ट रेट्स हाई है, ईएमआई बढ़ गई है, लोन रिपे नहीं कर पा रहे, और ये सब का लार्जली प्रॉब्लम राइट इज ऑयल। क्योंकि ऑयल नीचे नहीं जाएगा तब तक इन्फ्लेशन नीचे नहीं जाएगा, और तब तक इंटरेस्ट रेट्स नीचे नहीं आएंगे। तो सिर्फ इंडिया को प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबली आप यूएस बोल लो, यूरोप बोल लो, एशिया बोल लो, हर किसी को प्रॉब्लम होगा। तो द मोस्ट इमीडिएट नीड टू आंसर योर क्वेश्चन के 2026 में क्या हो सकता है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुल गया और ऑयल फ्रीली पास हो रहा है, कंडीशंस हो गए, हाँ, और ऑयल वापस गिर रहा है अपने 60, 70, $80 वाले रेंज में, तो मुझे लगता है यहाँ से बहुत बड़ी तेज़ी आ जाएगी मार्केट में। पर अगर ये नहीं होगा तो मार्केट्स पैनिक में आ जाएंगे। हवा क्या कहती है? कुछ आपके सर्कल में हवा उड़ती है? सी, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर देखेंगे ना, लेटेस्ट ये पॉडकास्ट जब हम कर रहे हैं उसके एक दिन पहले ट्रम्प पूरा ऑन्थराज लेके चाइना गए हैं जी। ऑफ कोर्स मीडिया में तो वो तो बहुत सारे रीजंस देते हैं और डिस्कशंस करते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है द मेन रीज़न और वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई ट्रम्प वेंट टू चाइना इज़ बिकॉज प्रॉबली अगर कोई इस सिचुएशन को अब जेन्युइनली मीडिएट कर सकता है वो सिर्फ चाइना है। तो ट्रम्प चाइना को पुश करेगा कि आप ईरान को पुश करो एंड गेट दिस टू एन एंड, क्योंकि अल्टीमेटली ईरान का ऑयल खरीद कर पैसा देने वाला कौन है? चाइना। ईरान को सैटेलाइट सपोर्ट देकर इजराइल और यूएस की मिलिट्री कहाँ पर है वो बताने वाला कौन है? चाइना। ईरान को वेपनरी सप्लाई करने वाला कौन है? चाइना। तो अगर चाइना ईरान पे प्रेशर डाले फॉर वॉट एवर रीज़न, तो आई थिंक सोल्यूशन बहुत जल्दी आ सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यूएस और ट्रम्प खुद भी फंसे हुए हैं इस सिचुएशन में और उनको लगा था उतना आसान नहीं है ईरान, आई थिंक चाइना विल हैव टू नाउ मीडिएट। पर चाइना ट्रम्प की क्यों सुनेगा? इसीलिए चाइना इज़ वेरी स्मार्ट, राइट। चाइना भी सामने बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा या रखेगा जो उसके फेवर में। वन ऑफ दैट इज़ ताइवान, अपना एहसान जताएगा। वन ऑफ दैट इज़ ताइवान, ऑफ कोर्स। अगर आप देखेंगे
आप माने या ना माने, और दिस मे नॉट बी ट्रू प्रैक्टिकली, पर ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना नाउ. आई एम श्योर पीपल विल नॉट अग्री क्योंकि ये लॉजिकली ऑन पेपर ट्रू नहीं ऑन है. पेपर नहीं है, बट आज अगर चाइना हैज़ टू डू समथिंग विथ ताइवान, राइट, जिस तरीके से यूएस ने वेनेजुएला पे किया या ऐसा कुछ, कौन रोकेगा उसको? तो आई थिंक अगर आप कमेंट्री भी पढ़ेंगे ना, और धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कमेंट्री बाहर आएगी, आपको ये लगेगा कि अब यूएस अपने आप को ताइवान वाले इश्यू से थोड़ा सा साइडलाइन करना स्टार्ट कर देगा, राइट. सो चाइना को भी बहुत सारा फ़ायदा है एमिकेबली काम करने में, क्योंकि चाइना को भी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी में हेल्प चाहिए जो यूएस हेल्प कर सकता है इन वेरियस अदर थिंग्स, राइट. तो आई थिंक अगर ये दोनों साथ में आ गए इन द सेंस एक एमिकेबल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो आई थिंक ईरान वॉर काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा. चलो, आपने ऑब्वियसली ग्लोबल सिनारियो काफ़ी डिटेल में बताया, पर अभी थोड़ी हरदम जो है भारत में मची हुई है, क्योंकि जब पीएम मोदी कहते हैं आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ रात में, तो सबकी धड़कनें थोड़ी सी बढ़ जाती है कि आज ये क्या कहेंगे. तो अभी हाल ही में उन्होंने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स किए, जिससे लोग परेशान नहीं है पर समझ नहीं पा रहे कि इतना एक्सट्रीम मेजर्स क्यों. सो एक जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं. एंड आई थिंक ये तो आपने थोड़ा एक्सप्लेन कर ही लिया कि वाई ही इज सेइंग कि आप ऑयल और डीजल और अपनी गाड़ियों पे और इन सब पे थोड़ा कंट्रोल करो, बिकॉज ऑब्वियसली तेल महंगा हो गया है और उनको डॉलर में खरीदना पड़ रहा है. तो ये तो क्लियर हो गया. बट वाई इज ही सेइंग कि आप 1 साल तक गोल्ड मत खरीदो, स्पेशली अगर आपको कोई ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे आपको क्यों लगता है वाई ये वाला पॉइंट उन्होंने इतनी एम्फोसिस के साथ क्यों कहा है? क्योंकि गोल्ड में भी सेम प्रॉब्लम है. गोल्ड भी आप नेट इम्पोर्टर हो एज अ कंट्री. जब आप गोल्ड इंपोर्ट करते हो एज इंडिया, आप डॉलर में पेमेंट करते हो, राइट. तो अगर आप एज रिटेल इन्वेस्टर गोल्ड खरीदना चाहते हो और आप ओके हो कि गोल्ड महंगा है फिर भी मैं खरीदूंगा, उससे गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर जब आप ज़्यादा से ज़्यादा खरीदी करने की कोशिश करते हो, उतना फॉरेक्स रिजर्व्स या उतना डॉलर हमें देना पड़ेगा गोल्ड को खरीदने के लिए. और गोल्ड नॉन प्रोडक्टिव एसेट है, क्या ही कर लोगे गोल्ड खरीद कर. ऑफकोर्स आई एम श्योर ऑडियंस शायद उसको इतनी अच्छी तरीके से ना ले जितनी स्पेसिफिकली मैंने आपको कहा है, पर इजीली आपने जैसा कहा. हाँ, इन ऑल ऑनेस्टी आप गोल्ड का कुछ नहीं कर सकते, राइट. इट्स अ नॉन प्रोडक्टिव एसेट इन ऑल सेंस. तो लॉजिक उसका भी वही सेम है कि आप जितना ज़्यादा सोना खरीदोगे उतना ज़्यादा हमें डॉलर देना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा आप डॉलर दोगे उतना रुपये की वैल्यू डिवैल्यूएट हो जाएगी. तो ऑलरेडी 10-12% डिवैल्यूएट हम हो चुके हैं. तो अगर इसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है इसकी, अनलेस आपको जेन्युइनली ज़रूरत हो तो बात अलग है. इसीलिए उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली कहा कि अगर जितना अवॉइड कर सके उतना अवॉइड कीजिए, राइट. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब मेजर्स इज टू बी एबल टू कंट्रोल द रूपी फॉल. बट गोल्ड का भी प्राइस नीचे है कंपैरेटिवली, जितना जैसे वो बड़ा था. तो इस टाइम ही लोग उसको परचेज करना चाहते हैं क्योंकि प्राइस नीचे है एंड दे नो के प्राइस बढ़ेगा. तो इसीलिए वो थोड़ा कंफ्यूज स्टेट में कि क्या अगर हम, इट्स नॉट दैट कि अब गोल्ड इतना अफोर्डेबल है कि सारे कर लेंगे, तो अगर जो लोग कुछ खरीदना चाहते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस, लेट्स से नॉट अ कंजम्पशन पर्पस, तो क्या वो भी अपना हाथ खींच ले? अब देखिए, इस 2 आंसर्स है इसके, एक इमोशनल एक प्रैक्टिकल है. प्रैक्टिकली अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट एंगल से देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड नहीं है तो आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा गोल्ड होना चाहिए. अब आप टाइमिंग कि कब ले, वो मुझे लग रहा है कि कैन बी अ सेपरेट क्वेश्चन और अ डिस्कशन इन इटसेल्फ. पर आपके गोल्ड पोर्टफोलियो में गोल्ड डेफिनेटली होना चाहिए. बट अगर आपको ज़रूरत नहीं है और आप फिजिकल गोल्ड लेने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपको ज्वेलरी बनानी है, तो मैं कहूँगा कि आप इसको डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हो. तो आई थिंक डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी साइड पे हो, यू विल हैव टू डिसाइड कि आपको क्या करना चाहिए. बट ETFs को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सी आइडियली ETFs भी जब आप खरीदते हैं ना, तो पीछे फिजिकल गोल्ड खरीदा जाता है. तो ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप ले लोगे और पीछे गोल्ड हवा में नहीं होगा. हाँ, पीछे गोल्ड नहीं खरीदा जा रहा है. तो इम्पैक्ट तो होगा, राइट. तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के एंगल से लेना चाहते हो और आप क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड नहीं है, तो ओनली फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस यू कैन गो अहेड एंड डू दिस. पर अगर आप ज्वेलरी वगैरह
खरीदना चाहते हो तो यू शुड डेफिनेटली अवॉइड। हाँ, वैसे भी एक साल में कौन ऐसा प्रलय आ जाएगा कि कुछ भी नहीं आप आएगा। अगर वो एक सेट नहीं लोगे तो Absolutely. कुछ हो जाएगा अपनी एनिवर्सरी पे। सेकेंडली ऑब्वियसली आई थिंक द सेम रीज़न, बट अगर हम लेट्स से फॉरेन ट्रैवल को कम कर देते हैं एंड हम फॉरेन डेस्टिनेशंस में जनरल समर वेकेशन या वेडिंग्स नहीं करते, सो इस पे भी कोई इम्पैक्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ आर इकोनॉमी, नंबर वन। नंबर टू, जो ट्रैवल इंडस्ट्री है उस पर क्या इम्पैक्ट है? आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है इसका इम्पैक्ट एक्चुअली पॉजिटिवली होगा इंडियन इकोनॉमी पे, क्योंकि Okay. आप जब फॉरेन ट्रैवल करते हो तो आप वापस डॉलर में पैसा पे या करते हो, currency, हाँ। यानी आपने रुपी में दिया होगा आपके ट्रैवल एजेंट को, पर आपका ट्रैवल एजेंट कन्वर्ट करके उसको डॉलर में आगे उसके होलसेल पार्टनर को देता है, तो डॉलर जाना कम हो जाएगा, राइट। और क्योंकि लोग जो घूमने वाले वो तो घूमेंगे ही, तो अगर बाहर नहीं जा रहे और डोमेस्टिकली घूम रहे तो डोमेस्टिक इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, राइट। तो डोमेस्टिक लेड होटल्स, ट्रैवल टूरिज्म, पोर्टल्स, इन सबको फ़ायदा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बाहर जाना कम कर कर आप अंदर जाओगे, ऑफ कोर्स शायद ये पॉसिबल है कि टिकट साइज़ छोटा हो जाए, कि आप अगर फॉरेन जा रहे हो तो आप शायद 5 लाख का खर्चा कर रहे हो, आप इंडिया में घूमोगे तो 2 लाख में हो जाएगा, वो हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि उसका इम्पैक्ट नेगेटिव होगा बिजनेसेस पे। सो शुड द ट्रैवल इंडस्ट्री बी अ लिटिल वरीड? क्या उनके स्टॉक्स पे भी कोई फर्क पड़ने वाला है? लाइक आई सेड, काउंटर बैलेंस हो जाएगा, तो मुझे वेरी टेम्पररी। वेरी टेम्पररी, मुझे नहीं लगता कि बहुत एक्चुअली ट्रैवल इंडस्ट्री को, वन ऑफ द सेक्शंस ऑफ द ट्रैवल इंडस्ट्री इज डिस्टर्ब्ड इन इट सेंस ओनली क्योंकि ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, जेट फ्यूल के प्राइस ऊपर जा रहे हैं, तो या आपकी टिकट्स महंगी करनी पड़ेगी, और क्या वो महंगी टिकट्स में लोग घूमना चाहेंगे कि नहीं। सो देयर इज ऑलरेडी एन इमोशनल डेंट ऑन लेट्स से एयरलाइन एज अ स्टॉक, राइट। पर थोड़ा सा प्रेशर तो मुझे लग रहा है बना रहेगा जब तक चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाती। आपने गोल्ड फ्रॉम अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बात की, फ्रॉम अ गोल्ड मैन्युफैक्चरर या रिटेलर पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट डज दिस 1 ईयर लुक लाइक फॉर देम? सी आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको इसके भी 2 आंसर दूंगा। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज, अगर लोगों का कंजम्पशन गोल्ड का कम हो जाता है तो उन पे ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट तो थोड़ा सा तो पड़ेगा ही। इसीलिए आप देख रहे हो, स्टॉक्स के नाम नहीं लूँगा, पर जैसे ही ये अनाउंस हुआ था उसके बाद स्टॉक्स 5-5, 10-10% नीचे थे 1 या 2 दिन के लिए। तो द मार्केट परसेप्शन इज कि उनके बिजनेस पे इम्पैक्ट तो होगा क्योंकि कंजम्पशन कम हो जाएगा, राइट। बट अनदर वे टू लुक एट इट इज़ कि अगर मान लीजिए इसी 1 साल में गोल्ड ऊपर चला जाता है और उनका बिजनेस तो गोल्ड स्टोर करके गोल्ड में ही ट्रेड करना होता है, तो उनकी इन्वेंट्री पे उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो कहाँ होगा गोल्ड 1 साल बाद वो नहीं पता, और डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, पर मार्केट परसेप्शन इज़ कि डिमांड थोड़ी सी कम होनी चाहिए, इसलिए मार्केट स्टॉक्स को बेच रहा है और 5-10% नीचे है स्टॉक्स। अच्छा, एक वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, इफ द ईरान वॉर कंटिन्यूज फॉर अनदर 4-5 मंथ्स, आर वी इन क्राइसिस? I think we'll be in crisis. When I use the word we'll be in crisis, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको थोड़े से मेजर्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे जो ग्लोबली बहुत सारी कंट्रीज़ आज कर रही है, कि 5 दिन की जगह पे, जैसे साउथ कोरिया में 5 दिन की जगह पे आप 2 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा, 5 दिन नहीं चलेगा। तो ऐसे कुछ ना कुछ मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑयल इन्वेंट्रीज आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड। पर अगर आप देखें कि ऑलरेडी पीएम मोदी 3-4-5 कंट्रीज़ में जा रहे और ऑयल और एनर्जी से रिलेटेड डीलिंग्स कर रहे, तो आई एम जस्ट होपफुल कि लाइक ही इज़ बीन एबल टू डू इन द पास्ट, वापस हम कुछ कर ले कि हम पर इम्पैक्ट ना हो, क्योंकि ऑलरेडी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 14-15 शिप्स तो हमारी पास हो चुकी है। इसीलिए हमें इंडिया में वो क्राइसिस नहीं दिख रही है जो प्रॉबली फिलीपींस या साउथ कोरिया या इवन ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ को दिख रही है। या पंप्स ही बंद कर दिए उन्होंने। ओके, अच्छा, इस टाइम पे एज एन इन्वेस्टर जिसका एक पोर्टफोलियो है, हु इज़ मतलब आई वोंट से हैप्पी इन्वेस्टर इज़ द राइट वर्ड, बट अभी कौन सा ऐसा ऐसा इन्वेस्टर होगा जिसने अपने पोर्टफोलियो में लेट्स से ऐसा मिक्स रखा जिसकी वजह से उसको पैनिक करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जैसे आपने कहा कि पीपल आर सेलिंग ऑफ इक्विटी, SIP लोग नहीं कर रहे, बंद कर रहे हैं, ये रियलिटी है थोड़ा बहुत। बट व्हाट इज़ एन इन्वेस्टर जिसने पहले ही कुछ सोच के रखा होगा और कुछ अपना पोर्टफोलियो मिक्स ऐसा बनाया कि उसको अभी कोई टेंशन की इतनी ज़रूरत नहीं हो रही? देखिए, इसीलिए आप
कभी भी सुनेंगे ना किसी को भी जिसको भी थोड़ी सी भी जानकारी है इन्वेस्टमेंट के बारे में, वो ये आपको ज़रूर कहेगा कि इन द लॉन्ग रन रिटर्न्स आर नॉट मेड बाय करेक्ट इन्वेस्टिंग, रिटर्न्स आर मेड बाय करेक्ट एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन का मतलब क्या है कि आपके पास अगर 100 रुपये है तो आप 100 रुपये पूरे एक एसेट में नहीं डालोगे, उसे डाइवर्सिफाई करोगे इन अ वे कि आपका रिस्क प्रोफाइल जो भी अलाउ करता है। जैसे से फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैं 70-75% डोमेस्टिक इक्विटी में इन्वेस्टेड हूँ और 20-25-30% में गोल्ड और यूएस इक्विटीज़ में इन्वेस्टेड हूँ। तो ऑफकोर्स मेरा 70% वाला पोर्टफोलियो इतना अच्छा नहीं कर रहा क्योंकि इंडिया डोमेस्टिक फोकस है और मैंने आपको समझाया पिछले 2 साल में रिटर्न्स बहुत बने नहीं हैं, पर मेरा गोल्ड का पोर्टफोलियो और मेरा यूएस इक्विटी का पोर्टफोलियो दोनों अच्छा कर रहा है। तो अगर आप डाइवर्सिफाइड रहेंगे आपके पोर्टफोलियो पे, तो मान लीजिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे जिनका पोर्टफोलियो इक्विटी में भी है, गोल्ड में भी है, डेट में भी है और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में भी है। तो उनका तो गोल्ड, डेट और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट तीनों शायद अच्छा कर रहा है, सिर्फ डोमेस्टिक इक्विटी अच्छा नहीं कर रहा होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एसेट एलोकेशन होना बहुत ज़रूरी है। इससे बेहतर टाइम नहीं है इसे रीएम्फसाइज करने के लिए कि क्यों आप अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर भी हो तो भी पूरा 100% पैसा आपका इक्विटी में नहीं होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन इज द मंत्र। सो अगर कोई अनसर्टन टाइम्स जैसे अभी हिट करते हैं, कोई अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करना चाहे या अपना पोर्टफोलियो रीइमेजिन कर रहा है, बना रहा है, तो कैसी एसेट एलोकेशन होनी चाहिए? देखिए, अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है जैसे मैं हूँ तो आप मुझे कॉपी कीजिए जो मैं कर रहा हूँ। 70-75% डोमेस्टिक इक्विटी रखिए, 25-30% यूएस इक्विटी और गोल्ड के बीच में डाइवर्सिफाई कर दीजिए। मैं आपको इसका लॉजिक भी समझाता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जितने भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स या रिटेल इन्वेस्टर्स को इन जनरल मिलता हूँ ना, और वो जब मुझे उनका पोर्टफोलियो भेजते हैं रिव्यू करने के लिए कि मैंने बराबर किया है कि नहीं, सबसे पहले मैं उनको पूछता हूँ कि ये 25 फंड्स में आपने क्यों पैसा डाला है, स्ट्रेटजी क्या है। मुझे नहीं लगता किसी को भी पता है कि वो क्यों स्कीम में पैसा लगा रहे हैं, कोई स्ट्रेटजी ही नहीं है। तो आई टेल यू ये स्ट्रेटजी क्या है, क्यों मैं 70-75% डोमेस्टिक इक्विटी में रख रहा हूँ, क्यों मैं 25-30% गोल्ड और यूएस में बाइफरकेट कर रहा हूँ। पहले गोल्ड यूएस की बात करते हैं। गोल्ड और यूएस दोनों ऐसे एसेट क्लासेस है जहाँ पर आप अगर पैसा लगाएंगे तो आपको रुपी डेप्रिसिएशन का फ़ायदा मिलेगा। क्या कह रहा हूँ, 4% रुपी डेप्रिशिएट होता है डॉलर के सामने हर साल। तो मान लीजिए अगर आपने यूएस में पैसा लगाया है, नैस्डैक में पैसा लगाया, नैस्डैक ने आपको 12% डॉलर टर्म्स रिटर्न दिया, तो इंडिया में आपका रिटर्न हो गया 16%, क्योंकि आपको 4% तो रुपी डेप्रिसिएशन भी मिल रहा है। सेम गोल्ड की स्टोरी है। गोल्ड अगर आपको 12-13% रिटर्न दे रहा है तो 8-9% ही गोल्ड की वजह से निकला है, बाकी का 4% तो रुपी डेप्रिसिएशन है। तो अगर हर साल 4% रुपी जो डेप्रिशिएट होता है उसका फ़ायदा लेना है तो आपको गोल्ड और यूएस इक्विटी में रहना पड़ेगा। सेकंड, यूएस इक्विटी के जगह पे आप कोई भी ग्लोबल इक्विटी में पैसा लगाओ तो भी रुपी डेप्रिसिएशन का तो फ़ायदा मिलेगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ यूएस इक्विटी करना इनफ है आपके लिए। क्यों? आप क्यों ग्लोबल मार्केट्स में पैसा लगाते हो? आप ग्लोबल मार्केट्स में पैसा इसलिए लगाते हो कि शायद कुछ ऐसी थीम्स है जो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है पर आपको उसका फ़ायदा लेना है। मैंने जैसे स्टार्ट ऑफ द पॉडकास्ट में कहा, एआई में इंडिया में इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते, आपके पास कुछ भी नहीं है इंडिया में एआई स्टोरी में इन्वेस्ट करने के लिए, पर आपने यूएस में पैसा लगाया होता तो आपका पैसा बनता, राइट। सिमिलरली उसके पहले अगर आप थोड़े से पहले जाते तो ईवी थीम थी, तो बहुत स्टार्ट में जब आपको ईवी में पैसा लगाना था तो आपके पास तो कोई बैटरी मैन्युफैक्चरर भी नहीं था, कार मैन्युफैक्चरर भी नहीं था, कहाँ पैसा लगाते। तो जब आप ग्लोबल इन्वेस्टिंग करते हो ना तो ऐसी थीम जो इंडिया में आप पैसा लगा नहीं सकते वो वहाँ पर सॉल्व हो जाता है। अब आप कहोगे कि यार तो मैं चाइना में क्यों नहीं लगाऊँ, कोरिया में क्यों नहीं लगाऊँ, या मैं ताइवान में क्यों नहीं लगाऊँ। एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, अगर आपको साउथ कोरिया में 5 कंपनी के नाम पता है या ताइवान में 3 कंपनी के नाम पता है तो आप पैसा लगाओ, वरना मत लगाओ। तो डोंट ट्राई एंड जस्ट इन्वेस्ट बिकॉज someone is doing it, इट लुक्स फैंसी, कीप इट सिंपल, राइट। तो ये हो गया गोल्ड और यूएस इक्विटी एंड ग्लोबल इक्विटीज। अब इंडिया में भी जब आप पैसा लगाते हो ना, द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ द इंडियन इन्वेस्टर इज वो पिछले 3 साल का रिटर्न देखता है, जो भी स्कीम ने अच्छा रिटर्न दिया है उस स्कीम में पैसा लगा दो। सबसे बड़ी गलती करते हैं वो लोग। क्यों? प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब आप वो इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो आप 2 गलतियां कर रहे हो। सबसे पहला, मार्केट कैप
लेवल मिस्टेक करते हो। मार्केट कैप लेवल मिस्टेक क्या होता है? मार्केट में लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है। तो अगर पिछले 3 सालों में स्मॉल कैप चला है ना, तो आपको टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में सब स्मॉल कैप मिलेगा, तो आप तो स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो बना लोगे। पर आपने बनाया उसके 3 साल बाद, क्या आपको पता है स्मॉल कैप चलने वाला है कि नहीं? तो आप तो फंस जाओगे। सेकेंड, स्टाइल। देखिए, मार्केट में 3 स्टाइल्स होती है, वैल्यू स्टाइल, ग्रोथ स्टाइल, मोमेंटम स्टाइल। उस पर थोड़ी बाद में बात कर सकते हैं अगर आपके पास क्वेश्चन है तो। पर अगर 10 साल का पीरियड है ना, तो मार्केट में हर 2-3 साल कोई एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट चलता है। तो अगर पिछले 3 साल में मान लीजिए वैल्यू स्टाइल चला है, तो आपने जितने भी फंड्स चूज किए ना, सब वैल्यू स्टाइल वाले हो जाएंगे। तो जब आप पोर्टफोलियो बनाओगे तो वो तो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड बेट हो जाएगा कि या तो आपने सब वैल्यू स्टाइल वाले फंड ले लिया या आपने सब स्मॉल कैप ले लिया। आपको ये पता भी नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने 10 फंड ले लिए, मेरा हो गया डाइवर्सिफिकेशन। नहीं। तो जब आप 70% पैसा इंडिया इक्विटी में निवेश कर रहे हो, तो आपको उसे इक्वली डिवाइड करना है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में। ओके। लार्ज कैप में भी थोड़ा सा, पता नहीं अगर ऑडियंस के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए समझना या नहीं, लार्ज कैप में भी आप कोशिश कीजिए कि आप फंड हाउसेज जो वैल्यू स्टाइल इन्वेस्टिंग करते उसमें पैसा रोके। मिड कैप में आप कोशिश कीजिए कि फंड हाउस जो मोमेंटम स्टाइल इन्वेस्टिंग करते उसमें पैसा रोके। और स्मॉल कैप में आप कोशिश कीजिए जो फंड हाउस ग्रोथ स्टाइल करते इन्वेस्टमेंट उसमें पैसा रोके। अब आप कहोगे क्यों? तो सबसे पहले तो आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप उसमें डाइवर्सिफिकेशन हो गया। तो अब आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं अगले 3 साल में क्या चलेगा, आपके पास तो तीनों है। ओके। अब स्टाइल की बात करते हैं। तो यूएस की तरह, जहाँ मान लीजिए टेस्ला इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, क्या यहाँ से वो डबल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि वो इनोवेट करते हैं। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली R&D के नाम पर कुछ नहीं होता है। तो इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ओवरनाइट डबल नहीं हो जाएगी जैसे यूएस में हो जाता है। तो इंडिया में अगर आपने बड़ी बड़ी कंपनीज महंगे दामों पर ले ली तो उस पर रिटर्न नहीं बनते। इसीलिए जब आप इंडिया में लार्ज कैप इन्वेस्टिंग करते हो ना, तो आपको वैल्यू स्टाइल वाले फंड्स में पैसा निवेश करना है। क्यों? वैल्यू स्टाइल का कोर कॉन्सेप्ट ही है कि वो सस्ता वाला स्टॉक खरीदेगा, तब जाकर आपका लार्ज कैप में पैसा बनेगा। जब आप स्मॉल कैप में निवेश करते हो, तो आप स्मॉल कैप में क्यों निवेश करते हो? क्योंकि आपको ग्रोथ चाहिए, आपको मल्टी बैगर्स चाहिए, आपको ऐसे स्टॉक्स चाहिए कि 100 रुपये में लिए 500 हो गए। तो जब आप स्मॉल कैप में निवेश करते हो ना, तो आपको एक ऐसे फंड मैनेजर के साथ पैसा लगाना है जिसका माइंडसेट ग्रोथ का हो। तो अगर उसको 2 स्टॉक मिले तो वो सस्ता ना ढूंढे, वो ऐसा स्टॉक ढूंढे जिसमें अर्निंग्स बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाली है। तो आपको स्मॉल कैप में ग्रोथ माइंडसेट वाला चाहिए। और मिड कैप में इंडिया में सिर्फ 150 स्टॉक्स है। तो आप अगर लार्ज एंड मिड कैटेगरी में पैसा लगा रहे हो, आप मिड कैप में पैसा लगा रहे हो, आप मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो, इनके पास ऑप्शन ही नहीं है, ज़बरदस्ती उनको सिर्फ 150 स्टॉक में पैसा रोकना है। तो वहाँ मोमेंटम स्ट्रैटेजी चलती है। तो 100 रुपया अगर मेरे पास है तो 70 रुपया लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंडिया इक्विटी। लार्ज कैप को मैं वैल्यू स्टाइल से खेलूंगा, मिड कैप को मैं मोमेंटम से खेलूंगा। और उस 70 में भी बाइफर्केशन है, लार्ज कितना, मिड कितना, आधा तो 33 33 मतलब उसका 100 कर लिया। तो 70% डोमेस्टिक इक्विटी और 30% स्प्लिट बिटवीन गोल्ड एंड यूएस। सो क्योंकि आपने स्टाइल्स की बात की, दो आपने समझा ही दिया कि 3 स्टाइल्स के हैं। सो आई एम जस्ट रिपीटिंग। सो वैल्यू स्टाइल इज मोस्टली जब आप लार्ज कैप को टारगेट करते हो। एंड वाई? बिकॉज यू वॉन्ट टू पिक अप द स्टॉक विच इज द सबसे सस्ता, सो दैट यू कैन गेट योर रिटर्न ऑन अ लार्ज कैप, वरना तो कभी मिलेगा ही नहीं लार्ज कैप में रिटर्न। मिड कैप में आप कह रहे हो वील डू अ मोमेंटम स्टाइल, बिकॉज ऑब्वियसली देयर ओनली दोस 150 स्टॉक्स जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड स्मॉल कैप वेयर यू लुकिंग फॉर द नेक्स्ट बिग स्टॉक, उसमें आप ग्रोथ एंड अग्रेसिव जाओ। तो ये 3 आपके स्टाइल हो गए ऑफ इन्वेस्टिंग। करेक्ट। नाउ माय बिग क्वेश्चन टू यू, एक रिटेल इन्वेस्टर को एक तो कैसे पता चलेगा कौन सा फंड हाउस क्या कर रहा है, नंबर 1। सेकेंडली, कोई पैटर्न है इस साल यार वैल्यू चल रहा है ज़्यादा, इस साल ये चल रहा है, कोई ये पैटर्न आइडेंटिफिकेशन हो सकती है? हो सकती है, पर ये दोनों का आंसर है कि आपको यू विल हैव टू बी अ प्रोफेशनल इन द इंडस्ट्री फॉर यू टू बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। वरना आप 80% पीपल आर नॉट। वरना आपको किसी के पास जाना पड़ेगा जो ये समझता है। क्योंकि देखिए, ये आप अगर मुझे कहेंगे कि मैं 20 साल से जो सीखा हूँ, समझाऊँ, वो 10 मिनट में सीखा, तो थोड़ा सा मुश्किल है। True. पर
मैं आपको सिंपल बेसिक डेटा पॉइंट्स दे सकता हूँ। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत सारी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं म्यूचुअल फंड्स को लेकर, advisorkhoj.com, valueresearch.com, morningstar.in, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। किसी भी वेबसाइट्स पर जाइए और आप किसी भी एक फंड का नाम लिखिए और नीचे जाएंगे ना तो उसके पोर्टफोलियो सेक्शन में पोर्टफोलियो पीबी और पोर्टफोलियो पीई लिखा होगा। ओके। पोर्टफोलियो प्राइस टू बुक, पोर्टफोलियो प्राइस टू इक्विटी, ये वैल्यूएशन मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मैं 2 फ्लेक्सी कैप फंड्स देख रहा हूँ। एक फ्लेक्सी कैप फंड है जिसका प्राइस पीई मान लो है 25, दूसरा फ्लेक्सी कैप फंड है जिसका पी मान लो है 15। तो मैं कहूँगा जो 15 वाला है ना वो वैल्यू स्टाइल करता है, ये 25 वाला ग्रोथ स्टाइल करता है। तो जिसका पीई और पीबी कम है वो वैल्यू स्टाइल है, जिसका पीई और पीबी ज़्यादा है वो ग्रोथ स्टाइल है। आई मीन जस्ट वन डेटा पॉइंट, अगर आपको अगर इससे कोई हाँ इससे अगर कोई हेल्प मिल सके तो। पर देखिए ये थोड़ा सा टेक्निकल है। अब मान लीजिए वैल्यू स्टाइल कब चलता है, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सा चलेगा। आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा अगेन प्रोफेशनल जॉब है, इसीलिए हम तो तीनों में इन्वेस्ट कर देते हैं कि यार कोई भी स्टाइल चल रहा है, डाइवर्सिफाई हो जाए। पर अगर आप पूछे क्वेश्चन कि कब कौन सा चलता है, तो जब मार्केट बहुत ऊपर होता है ना, एक्सपेंसिव मार्केट्स में वैल्यू स्टाइल चलता है और नॉन एक्सपेंसिव या सस्ते मार्केट में ग्रोथ स्टाइल चलता है। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। मान लीजिए मार्केट एक्सपेंसिव है और हर किसी को ये लग रहा है कि यार इंडिया तो एक्सपेंसिव है, जैसे 2 साल पहले था। तो अगर इंडिया एक्सपेंसिव है पर 30,000 करोड़ की एसआईपी आई है म्यूचुअल फंड्स के पास, उनको तो वो पैसा डिप्लॉय करना ही है। तो अब उनके पास 2 स्टॉक है, एक स्टॉक सस्ता है, दूसरा महंगा है, और उनको ओवरऑल मार्केट महंगा लग रहा है पर उनको पैसा लगाना ही है। तो सस्ते में लगाएंगे या महंगे में लगाएंगे? वो सस्ते में लगाएंगे। तो जब मार्केट महंगा होता है ना तो हर कोई कोशिश करता है कि यार इस महंगे मार्केट में भी सस्ता स्टॉक ढूंढने की कोशिश करे, इसलिए वहाँ वैल्यू स्टाइल बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अब इसका एकदम रिवर्स, मैं पहले इसका एकदम रिवर्स, मान लीजिए आप कोविड वाले समय पे चले जाए, मार्केट टूट चुका है, 9,000 लेवल पे निफ्टी है, सब कुछ सस्ता मिल रहा है। अब तो दोनों स्टॉक सस्ते हैं, ठीक है। अब दोनों स्टॉक सस्ते हैं तो मैं अब क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इनमें से ज़्यादा तेज़ी से कौन सा अर्निंग्स रिकवर करेगा। तो मैं बोलता हूँ ये, तो मैं महंगा भी होगा ना तो भी वो खरीदूंगा, क्योंकि दोनों टेक्निकली तो सस्ते हैं, पर अब मुझे देखना है कि भागेगा कौन सा ज़्यादा। तो उसे आप ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग कहते हो। तो मार्केट सस्ता होता है ना, उसके बाद ग्रोथ वाले फंड्स में रैली आती है। मार्केट महंगा होता है ना, उसके बाद वैल्यू वाली स्टाइल्स चलती है। आई होप नो आई अंडरस्टूड। बट जब मार्केट महंगा होता है तो पॉइंट ये होता है कि वैल्यू वाले भी जो स्टॉक्स होते हैं, बिकॉज ये लार्ज कैप हैं प्राइमरीली, वो भी अपने ऑल टाइम इन अ वे हाई पे ही होते हैं। आपको बहुत कम मिलेंगे जो सस्ते या वैसे स्टॉक होंगे, और अगर वो सस्ते होंगे तो जस्ट बिकॉज वो लार्ज कैप है, क्या उसमें लगाने का लॉजिक बनता है? सो जब मार्केट महंगा है ना, इसका मतलब है निफ्टी महंगा है। राइट। ज़रूरी नहीं है कि हर सेक्टर महंगा हो। लाइक से फॉर एग्जांपल आज की बात करते हैं, ठीक है, और ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो मान लीजिए आज आपको लगेगा कि 10 साल का जो मार्केट का वैल्यूएशन है निफ्टी का 20 पीई, आज तो हम 20 पीई के आजू बाजू ही है। तो मार्केट तो ना महंगा है ना सस्ता है, मार्केट एवरेज है। पर अब देखिए आईटी स्टॉक्स, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप खरीदें, मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ। आईटी स्टॉक्स 50% नीचे मिल रहे हैं अपने ऑल टाइम हाई से। फार्मा स्टॉक्स, कंज्यूमर सेक्टर, ये सब नीचे है। बैंकिंग 2020 के वैल्यूएशंस पे आज मिल रहा है। तो निफ्टी टेक्निकली तो अपने 10 साल के एवरेज पे है, पर ये चारों सेक्टर जो मैंने आपको कहा डीप वैल्यू में है आज। तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट महंगा हो तो हर सेक्टर महंगा है, तो वो तो फंड मैनेजर का काम है। डोंट दी सेक्टर्स मेक एक्चुअली द टॉप, मतलब निफ्टी की मूवमेंट भी डिसाइड करते हैं बिकॉज़ दे आर द टॉप मूवर्स। तो इसीलिए निफ्टी क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि 40% निफ्टी का तो बैंकिंग और आईटी है। एग्जैक्टली, और बैंकिंग और आईटी दोनों नहीं चल रहे। तो अगर 40% निफ्टी का नहीं चलेगा तो कहाँ से इंडेक्स चलेगा? सो बट दैट्स व्हाई यू इन्वेस्ट इन द राइट फंड, सो दैट फंड मैनेजर स्मार्ट है और पैसा निकाल पाए। अंडरस्टूड। अच्छा, मैंने ना काफ़ी जेनजीज तो नहीं, जेनजीज ही चलो कह दो उनको, तो जेनजीज से बात की ऑन देयर इन्वेस्टिंग स्टाइल एंड
वो क्या करना चाहते हैं, एंड ऑब्वियसली दे आर more aggressive on your ETFs and maybe a little bit of Bitcoin and equity here and there. तो उनके हिसाब से म्यूचुअल फंड कभी, एंड दे हैव दिस क्रेजी आइडियोलॉजी कि मैं पैसा इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे अमीर बनना है, आई वांट टू बी रिच, व्हिच इज ओके। तो उनको लगता है कि म्यूचुअल फंड कभी आपको अमीर नहीं बना सकता। इज दैट ट्रू? आई थिंक कंप्लीटली रॉन्ग। एक स्टेप पीछे लेते हैं, हाँ, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप इन्वेस्टिंग क्यों करते हैं। ठीक है, टेक्निकली आप इन्वेस्टिंग इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपका बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल इज कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओ, ठीक है, राइट? एफडी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आप एफडी में 6% पे निवेश करोगे, 30% के टैक्स ब्रैकेट में हो, आपके हाथ में टैक्स भरने के बाद 4.2 बचेगा, ठीक है? इन्फ्लेशन 6% है, ये तो डिक्लेयर्ड है। राइट, आपके घर में शायद 10% भी हो सकता है और किसी के घर पे 15% भी हो सकता है, पर आप डिक्लेयर्ड वैल्यू पे चलिए 6%। आपका एफडी 4.2 दे रहा है, आपका खर्चा 6% से बढ़ा, तो आपका पैसा सिर्फ पेपर पे बढ़ रहा है। 100 रुपया 104 हुआ, पर ये 100 रुपये से आप जो चीज़ खरीद पा रहे थे अब वो 104 से भी नहीं खरीद पा रहे क्योंकि वो चीज़ ही 106 रुपये की हो गई है। तो योर बेसिक एम टू इन्वेस्ट इज टू बी एबल टू बीट इन्फ्लेशन। इसीलिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अलग अलग चीज़ है। आप सेविंग्स तो राइस के डब्बे में भी पैसे को रख के कर सकते हो, पर उसे इन्फ्लेशन बीट नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट का कोर पर्पस है कि मैं इन्फ्लेशन को बीट कर पाऊँ। अब सबसे पहली चीज़ आपको यह समझनी है कि इफ देर इज एन एसेट क्लास दैट कैन हेल्प यू बीट इन्फ्लेशन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इट इज इक्विटी। ठीक है, ठीक है? अब आप मेरे साथ आर्ग्यू कर सकते हो कि यार गोल्ड भी तो है गोल्ड, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर आप जब गोल्ड को कंपेयर कर रहे हो ना, आप गोल्ड को सिर्फ निफ्टी 50 से कंपेयर कर रहे हो, पर इक्विटी में तो मैं मिड कैप की भी कर सकता हूँ, स्मॉल कैप भी कर सकता हूँ, जो मुझे 5-5, 7-7% ज़्यादा रिटर्न देते गोल्ड के। तो आर्ग्यूमेंट के लिए तो बहुत सारा आर्ग्यूमेंट है, बट एज ए बुके आप कह रहे हो, यस, इक्विटी इज द बेस्ट वे टू बी एबल टू बीट इन्फ्लेशन। अब इक्विटी आप कैसे करोगे? आप कहोगे यार मैं इक्विटी तो खुद ही इन्वेस्ट कर लूँगा, या फिर मैं किसी की मदद लेके इक्विटी में इन्वेस्ट करूँगा। तो पहले खुद इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। मान लीजिए मैं आपको कहूँ एशियन पेंट्स शेयर्स इन्वेस्ट करोगे आप? नाम सुना है एशियन पेंट का? ओके, HDFC बैंक नाम सुना, इन्वेस्ट करोगे? कोटक बैंक नाम सुना, इन्वेस्ट करोगे? कर सकते हो, थोड़ा बजट भी तो देखूंगी ना। हाँ ठीक है, मान लीजिए आपके पास पैसा हाँ, ठीक है। है। डीमार्ट नाम सुना, इन्वेस्ट करोगे? हाँ, ये चारों स्टॉक जिसके नाम आपने सुने, जो आपको लगता है बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है इंडिया में, 5 साल का इक्विटी का रिटर्न 0। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, जरूरी नहीं है कि आपको इक्विटीज समझता है, ओके? और 10 में से 9 लोगों को मैं मिलता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि मेरा यूनिवर्स शायद छोटा होगा, पर उनको इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं समझता। क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इक्विटी करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, राइट? आपको मैक्रो समझना चाहिए कि मान लीजिए ईरान का वॉर हो रहा है तो इंडिया में कौन से सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्यों पड़ेगा। चाइना कल उठकर ताइवान को अटैक कर देगा तो क्या होगा। इंडिया में इन्फ्लेशन कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट रेट्स कहाँ जाएंगे, इंडिया में फॉरेक्स रिजर्व्स कितना है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होगा, अगर बीजेपी बंगाल जीत जाती है तो क्या होगा, हारेगी तो क्या होगा। मैक्रो। फिर आपको उसके नीचे सेक्टर समझने पड़ेंगे कि आज पैसा रोकना है तो अगले 5 साल में कौन सा सेक्टर चलेगा, क्यों। तो उसके लिए आपको फार्मा की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, IT समझना चाहिए। आपने पूरा एक कोर्स बना दिया टू डू, मतलब उसके नीचे आपको उस कंपनी का P&L, कैश फ्लो, बैलेंस शीट समझनी पड़ेगी। अब ये समझने के बाद भी प्लीज अंडरस्टैंड 5000 स्टॉक्स है। एक बार आपने 10 स्टॉक में पैसा निवेश कर लिया, फिर उसको कंटिन्यूसली ट्रैक करना है। उसको ट्रैक करने का मतलब क्या है कि आपने फार्मा में पैसा लगाया तो आपको फार्मा सेक्टर ट्रैक करना है, फिर वो स्टॉक ट्रैक करना है, और आपके पास 100 रुपये है तो ये आर्ट है कि उस 100 रुपये को उन 10 स्टॉक्स में कैसे डिवाइड करोगे। अब आप ये सब कर सकते हो ना, तो डायरेक्ट इक्विटी आपके लिए है। कोई ओवरनाइट रिच नहीं बनता है।
अब आप ये अगर नहीं कर सकते पर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो आप जाओगे एक म्यूचुअल फंड के पास। आप एक म्यूचुअल फंड के पास क्यों जाओगे? क्योंकि उधर एक फंड मैनेजर है जो 25-30 सालों से यही कर रहा है, उसके नीचे 50 लोगों की टीम है। एक बंदा है जो सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज देखता है, एक बंदा है जो सिर्फ इंफ्रा देखता है, एक बंदा है जो सिर्फ फार्मा देखता है। वो अपने आइडियाज फंड मैनेजर को देता है, फंड मैनेजर उसमें से चूज करके पोर्टफोलियो बनाता है और 50 लोग की टीम उसे ट्रैक कर रही है। तो वहां आपको इक्विटी के रिटर्न्स बनेंगे, यहां आपको लग रहा है कि आपको आता है। तो मुझे लग रहा है कि दैट द नैरेटिव इज रियली बेसलेस। आई मीन लोगों को रियली नहीं समझता अगर वो उनको ऐसा लग रहा है कि पैसा नहीं बनता। ट्रू। अच्छा, एक चीज़ आप बताओ कि जो सो देयर वाज सम डेटा जो मैं देख रही थी कि काफ़ी लोगों ने, आई डोंट नो व्हाट्स द नंबर, अपनी एसआईपीज बंद करी हैं इस टाइम स्पैन में। और जनरल जो रिटेल तो नहीं, मतलब जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो डरे हुए हैं, मोस्टली जो एसआईपी के थ्रू ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। सो व्हाट डू वी टेल देम कि कैसे आप ये टाइम को पास कर सकते हो एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट? बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडी नोज कि इस टाइम पे आपको आपकी यूनिट ज़्यादा मिलेंगी, पैसे कम होंगे, ऑल दैट स्टफ, बट देन स्टिल पीपल आर स्टॉपिंग इट। सो व्हाट इज़ द रैशनल? अब वो क्या करें? क्योंकि देखो 2026 तो ऐसा ही रहने वाला है, मुझे लगता है देयर इज़ नो बिग जंप दैट वी आर गोइंग टू सी। सो व्हाट इज़ द थॉट दैट दे शुड नाउ गो अहेड विद, जहाँ पे एसआईपी उनकी चल रही है? देखो, मैं आपको एक सिंपल थॉट देना चाहूँगा इससे। वेल्थ क्रिएट करने के लिए 3 पिलर्स है। ओके। एक पिलर है आप कितना पैसा डालोगे, दूसरा पिलर है वो पैसा कितने समय के लिए डालोगे, और तीसरा पिलर है कि उस इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न बना। ठीक है। ये 3 का समेशन इज योर वेल्थ क्रिएशन। ठीक है। ठीक है। अब मैं आपको पूछूंगा इन 3 में से आपके हाथ में क्या है? क्या आपके हाथ में आप कितना पैसा डाल सकते हो? वो तो है in a way, हाँ। हाँ। क्या आपके हाथ में कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहोगे? या क्या आपके हाथ में कितना रिटर्न बनेगा? नहीं। हाँ। तो आपने कहा ये दो आपके हाथ में, आप कितना पैसा डालोगे और कितने समय के लिए। आपके हाथ में क्या नहीं है? कितना रिटर्न बनेगा। ठीक है। अब एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप मुझे बताइए आपका फोकस क्या है? कि कितना रिटर्न बनेगा। आप उस चीज पे फोकस करने की कोशिश करो जो आपके हाथ में ही नहीं है, तो कैसे वेल्थ क्रिएट कर पाओगे? देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, ट्राई एंड सॉल्व द प्रॉब्लम यू कैन। राइट? आपके हाथ में है आप कितना पैसा निवेश कर सकते हो और कितने समय के लिए कर सकते हो। जो आपके हाथ में उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जो आपके हाथ में नहीं है उसे क्यों सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं दूसरी तरीके से इसको आप बताना चाहूँगा। मान लीजिए एक इन्वेस्टर है 25,000 रुपये की एसआईपी कर रहा है, 15 साल के लिए 12% का रिटर्न निकला, तो 25,000 की एसआईपी तकरीबन 1,20,00,000 रुपया बन जाएगी। अब 15 साल इन्वेस्ट करने के बाद मार्केट में 20% का फॉल आता है, तो ये 1,20,00,000 रुपये बन जाएंगे 96 लाख। अब मैं अगर मैथ करूँ कि 25,000 की एसआईपी करी 15 सालों के लिए और 96 लाख बने, तो भी आपका रिटर्न 9.5-10% बनेगा। इसका मतलब कि आप लंबा निवेश करोगे, ओके, और उसके बाद बड़ा फॉल भी आता है ना, तो आपका 12% का रिटर्न 10% हो जाएगा। ठीक है। तो अब आप समझिए कि जो आदमी 15-20 सालों से इन्वेस्ट कर रहा है और मार्केट 20% गिरा और वो अपना पोर्टफोलियो देखता है, तो वो तो देखता है ठीक है यार 12% का रिटर्न 10% हो गया, इसीलिए वो बिहेवियरली होल्ड कर पाता है अपने इन्वेस्टमेंट को। पर आपने अगर इन्वेस्टिंग 1 साल पहले शुरू की है, कोई रिटर्न बना नहीं और मार्केट 20% गिर गया, तो आपका पोर्टफोलियो तो -15% दिखाएगा। True. तो आप बिहेवियरली रुक ही नहीं पाओगे। गोइंग बैक टू द सेम थिंग, आप कितना पैसा लगा पाओगे, कितने समय के लिए इन्वेस्टेड रह पाओगे, वो डिसाइड करेगा आप कितना वेल्थ बनेगा। देखिए दोनों के पोर्टफोलियो में 20-20% का इंपैक्ट है, पर बिहेवियरली आप देखिए, एक बंदा सोच रहा है मैं -15 हूँ, दूसरा सोच रहा है मैं +10 हूँ। नहीं, पर दैट इज़ फाइन, बट लेट्स से जो -15 वाला है, +10 वाला है, तो चलो वो 15 साल हो गया, उसने कुछ फॉल अप डाउन देख लिए हैं,
वो थोड़ा सीजनड भी हो गया और Correct. मैच्योर भी हो गया है Correct. एज एन एज्ड इन्वेस्टर, Correct. ठीक है। पर जो दूसरा इन्वेस्टर है, आपने चलो 1 साल का, मैं 1 साल नहीं कहती, मैं कहती 5 साल वो था, 5 साल में भी उसको हार्डली थोड़ा बहुत ही अपना एक इंक्रीमेंटल वैल्यू दिखी होगी जो आई है, स्पेशली अगर ऐसी मार्केट फ्लैट्स हैं, Sure. फ्लैट 2024 से वो कर ही Sure. रहा है, तो वो भी नहीं दिखी होंगी शायद। बट अब वो फॉल आया, अभी तो हमारे यहाँ 20% तो फॉल Yeah. आया ही नहीं, Yeah. आ ही नहीं रहा अभी मार्केट में वैसा, बट लेट्स से देयर इज नो ग्रोथ Yeah. एंड यू आर इन ईदर इक्वल और नेगेटिव। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही टू कंटिन्यू दिस, तो व्हाट इज दैट ही कैन डू इन टर्म्स ऑफ साइकी, बिकॉज वो 5 साल डाल चुका है। देखिए, अगर 5 साल आप डाल चुके हो ना, तो आई विल बी सरप्राइज अगर आपका पोर्टफोलियो मूव नहीं हुआ है, क्योंकि 5 साल का मतलब है आप 2020-2021 से चलो आप 3-4 साल जो भी ले लो, आई एम सेइंग पोस्ट कोविड 2 साल। हाँ तो चलो, अगर 2 साल से आप निवेश कर रहे हो तो आपके पोर्टफोलियो में ये सिचुएशन होगी। ठीक है। आई कैन टेल यू विथ अटमोस्ट कॉन्फिडेंस के 5 साल पैसा डाल रहे हो ना तो आप डबल डिजिट रिटर्न में हो आज। ठीक है। हाँ, पर अगर 2 साल से पैसा आप निवेश कर रहे हो और आपका पोर्टफोलियो हिला नहीं है, तो आपके लिए एक ही सलाह है मेरे पास, और वो सलाह ये है कि इक्विटी में जब आप निवेश करते हो ना, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड यू आर साइनिंग अप फॉर वॉलेटिलिटी। साइनिंग अप फॉर वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है कि आपने एक्सपेक्ट किया 12% रिटर्न मिलेगा, तो 12% ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं है ऊपर, एफडी नहीं है कि 12 12 12 12, वो ऐसे जाएगा -10 +20 -3 +40 और एवरेज 12% रिटर्न देगा। अब आप अनफॉर्चुनेट हो कि आपने शुरू किया ही और ये माइनस हो गया, पर यू आर साइनिंग अप फॉर दिस, क्योंकि वॉलेटिलिटी इज़ अ फीचर ऑफ इक्विटी इन्वेस्टिंग। वरना आप मुझे बताइए कि अगर कोई रिस्क नहीं है तो ये एसेट क्लास आपको 12% रिटर्न क्यों देगा जब एफडी 6 दे रहा है। तो आप बोल रहे हो कि यार मेरे को चाहिए एफडी से डबल रिटर्न और रिस्क भी नहीं चाहिए, कैसे पॉसिबल है। मैं आपको एक अनलक्कीएस्ट इन्वेस्टर की स्टोरी बताता हूँ। इससे ज़्यादा अनलक्की कोई इन्वेस्टर रहा ही नहीं है। तो पिछले 25 सालों में हम हर कोई टाइमिंग द मार्केट की बात करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक टाइमिंग की स्टोरी बताता हूँ। पिछले 25 सालों में एवरेज इंट्रा ईयर फॉल मार्केट में 18.36% रहा है। अब सबसे पहले समझते हैं इंट्रा ईयर फॉल क्या होता है। इंट्रा ईयर फॉल का मतलब है कि 100 रुपये आपने निवेश किया 1 जनवरी को, मान लीजिए सितंबर तक वो 120 हो गया, पर दिसंबर होते होते वो 110 हो गया। तो साल के एंड में 100 रुपये आपका 110 हुआ, पर इंट्रा ईयर साल के बीच में तो 120 से 110 गिरा ना। मतलब इन अ ईयर, इनसाइड 1 ईयर इतना फॉल तो हुआ ही है। करेक्ट। ठीक है। तो 25 साल का ये डेटा बताता है कि साल के बीच में 18.36% का तो एवरेज फॉल रहा है मार्केट का। ओके। अब सबसे अनलक्कीएस्ट इन्वेस्टर की स्टोरी सुनिए। अगर पिछले 25 सालों में वो मार्केट के हाईएस्ट पॉइंट पे भी इन्वेस्ट करता ना, हाईएस्ट पॉइंट पे जहां से इंट्रा ईयर में फॉल हुआ है, यानी अपने केस में 120, वैसे ही हर साल 25 साल हाईएस्ट पॉइंट पे इन्वेस्ट करता, तो भी 25 साल का एवरेज रिटर्न 10.5% है अनलक्कीएस्ट इन्वेस्टर का। तो अगर सबसे अनलक्कीएस्ट इन्वेस्टर भी 10.5% कमा रहा है 25 साल इन्वेस्टेड रह के, तो आप अगर अपनी एसआईपी कंटिन्यू करें, आई डोंट सी अ रीजन व्हाई आप क्यों इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते। तो व्हाई इज दिस फियर, व्हाई डू पीपल स्टॉप एसआईपी? बिहेवियर, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। अगर आप पिछला 3 साल 4 साल मार्केट में देखकर पैसा लगा रहे हो तो आपका तो एक्सपेक्टेशन ही 15 16 18 20% है, पर रियलिस्टिकली 12% इज अ राइट एक्सपेक्टेशन। अब आप आओगे 20% एक्सपेक्टेशन के साथ विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि 20% एक साथ नहीं मिलने वाला है, या 20-20-20 नहीं होगा, ऐसे होगा, तो एक तो आपकी एक्सपेक्टेशन गलत है, और दूसरा आपने वॉलेटिलिटी देखी ही नहीं है, और आपका पहला ही साल नेगेटिव हो जाएगा, तो कैसे चलेगा। देखिए, इन्वेस्टिंग का सिंपल सा फंडा है, 80% रिटर्न बिहेवियर से बनता है, 20% इंटेलेक्ट से बनता है, 80% बिहेवियर है। तो अगर आप बिहेवियरली ट्यून्ड नहीं हो कि इक्विटी ऐसे ऐसे चलेगा, तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बन पाओगे। इस टाइम पे गुड टाइम टू बाय? 100% कर लो इन्वेस्ट। और आई विल नॉट सी अ रीजन वाई यू शुड नॉट, क्योंकि इंडिया में तो देखिए वैल्यूएशंस करेक्ट हो चुके हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द पॉडकास्ट में बताया, और पिछले 20 महीनों में या 24 महीनों में टाइम करेक्शन भी बहुत हो चुका है।
तो अब अगर मान लीजिए इंडिया मार्केट यहाँ था, चाइना यहाँ था, ताइवान इधर था, साउथ कोरिया इधर था, तो अब तो ये ऐसा हो गया है टाइम वाइज भी और वैल्यूएशन वाइज भी। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ऑयल नीचे आए ईरान की प्रॉब्लम सॉल्व होने पे तो क्यों रूपी वापस ऊपर नहीं जाएगा और वाई विल द इंडियन मार्केट्स नॉट डू वेल। आई एम एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट कि ऑयल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो यू विल सी अ मैसिव रैली फ्रॉम हियर इन इंडिया। So if you have the money, You should go invest. for it, whether it's lump sum or SIP. Yeah. अच्छा, एक और थॉट विच इज़ अ डिबेट जो बहुत चलती है, विच इज़ इंडेक्स वर्सेज इंडिविजुअल स्टॉक्स. सो व्हाट डज वन चूज आउट ऑफ दैट? बिकॉज एज यू सेड, यू जस्ट गिव अ वेरी नाइस एग्जाम्पल कि ये सारे स्टॉक आप नाम बोलूंगा आप कह दोगे हाँ कर देंगे, पर उनमें 5 साल में कोई रिटर्न नहीं है. बट एज एन इंडेक्स, जब आप इंडेक्स में करते हो तो यू हैव ऑल द टॉप Yes. परफॉर्मिंग मूविंग स्टॉक्स. सो माई सिंपल सबमिशन टू यू इज कि अगर आपको वो मैक्रो सेक्टर स्टॉक वो सब आता है और उसके बावजूद आपके पास उसके ऊपर टाइम है तो आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग कीजिए, वरना चुपचाप म्यूचुअल फंड्स में पैसा रोक दीजिए, इंडेक्स में पैसा रोक दीजिए. यू विल डू अ मच बेटर जॉब फॉर योर सेल्फ. अच्छा, आप जब पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन की बात करते हो, यू डोंट ऐड रियल एस्टेट इनटू दैट. एनी पर्टिकुलर रीजन आप क्यों रियल सो एस्टेट? आई एम नॉट अ ग्रेट रियल एस्टेट फैन. मुझे ऐसा लग रहा है कि रियल एस्टेट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. हैविंग सेड दैट, मेरा खुद का घर है खरीदा हुआ और मैं उसमें रहता हूँ, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप घर मत खरीदिए. मैं बोल रहा हूँ घर, जैसे आपके कुछ फ्रेंड्स कहते हैं. मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने घर ले लिया जिसमें आप रहते हो, उसके बाद रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मत कीजिए. टिकट साइज बहुत बड़ा है, राइट? जैसे मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मुंबई में तो यहाँ 1-1.5-2 करोड़ के नीचे तो आपको घर नहीं मिलेंगे. तो उतना बड़ा पैसा कहाँ से आएगा आपके पास अगर आप स्टार्ट ऑफ कर रहे हो? लिक्विडिटी नहीं है. आज आपने सोचा कि मुझे बेचना है, उसके 12 महीने बाद कॉमन प्रॉब्लम जो घर बिकेगा. टैक्सेशन फेवरेबल नहीं है, क्योंकि आपको अगर टैक्स बचाना है तो आपको वापस रियल एस्टेट ही खरीदना पड़ेगा. तो आप वो साइकिल से कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगे. और कोई 30 मार का रिटर्न्स नहीं है रियल एस्टेट में. वो ज़माना गया जब आर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स मेड अ लॉट ऑफ मनी इन रियल एस्टेट. टुडे आरबीआई का रिपोर्ट कोट कर रहा हूँ, मेरा कोई डेटा नहीं है. रियल एस्टेट हैज जनरेटेड 4% रिटर्न इन द लास्ट 1 decade. 1 decade. 1 decade 4% अच्छा. एवरेज रिटर्न. ये मेट्रो में है. हाँ, नहीं. सो उन्होंने सब सिटीज की स्टडी की हुई है. अच्छा. और 2% एवरेज रेंटल यील्ड है. वो तो है. 6% का रिटर्न बनाया है. अभी इसके ऊपर आप टैक्स की बात नहीं कर रहे हो, आप ये बात नहीं कर रहे हो कि आपको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी आपका घर रेंट पे चढ़ाने के लिए, और ये भी बात नहीं कर रहे हो कि बॉस आपका घर पूरे डेकेड में पूरा टाइम रेंटेड था, इसके ऊपर मेंटेनेंस. कौन इतना झिक करेगा? अच्छा, दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपने बीच में रेज किया था, एंड आई वांटेड टू आस्क यू. जब आपने कहा कि लोग जब डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो 15-20 फंड में, मतलब म्यूचुअल फंड में डालते हैं, आपने उसको कहा कि लिमिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इज देयर कोई साइंस है, कोई नंबर ऐसा कुछ है कि आप अगर 3-4 में रहो तो इट्स गुड फॉर यू, आप उसको ट्रैक कर सकते हो, ये हो सकता है, यू कैन डू बिलो 5 रहना चाहिए, कुछ ऐसा? इज देयर अ साइंस? मुझे लगता है ये नंबर 4 या 5 Below फंड्स है. 5. आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ही क्यों करते हो? लेट्स आस्क द डिफिकल्ट क्वेश्चन और द एलिफेंट इन द रूम. आप क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो? 5000 स्टॉक्स हैं, ठीक है. ठीक है. इनमें से कुछ 50-100 स्टॉक्स ही ऐसे होने वाले जो आपको रियली पैसा बना कर देंगे. अब क्या वो आपको पता है कौन से 50-100 है? तो आप एक म्यूचुअल फंड के पास जा रहे हो और आप बोल रहे हो यार फंड मैनेजर तू 30 साल से यही कर रहा है, बस मेरे को ये 50-100 स्टॉक ढूंढ के दे जिसमें मेरे को पैसा रोकना चाहिए. ठीक है. अब हर म्यूचुअल फंड में 40-50 स्टॉक्स हैं, ठीक है. ठीक है. अब मान लीजिए आपने 20 म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना लिया, तो आपने 1000 स्टॉक्स खरीद लिए. इज इट रियली सॉल्विंग योर प्रॉब्लम दैट यू वांटेड टू सॉल्व? द आंसर इज नो. डू द स्टॉक्स ओवरलैप आल्सो? यस. आप ओवरलैप भी निकाल दो तो भी आपके पास 500-750 स्टॉक्स होंगे. आपको चाहिए 50-100 स्टॉक्स, राइट? तो अगर आप 4-5 फंड्स का पोर्टफोलियो बनाएंगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में डाइवर्सिफाइड है, तब जाकर आप ओवरलैप हटाओगे तो 80, 100, 120 स्टॉक्स बचेंगे. आपको थियोरेटिकली ऐसा लगता है कि हर नया म्यूचुअल फंड स्कीम इज अ डाइवर्सिफिकेशन. नो, यू आर एडिंग अ लॉट ऑफ बैगेज दैट इज गोइंग टू टेक यू डाउन, नॉट अप. तो माय फाइनल क्वेश्चन, अगर आज ये एक इन्वेस्टर ये पॉडकास्ट देख रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये इट इज़
टॉकिंग अबाउट द अनसर्टन एंड टफ टाइम्स जो अभी चल रहे हैं, उसका पोर्टफोलियो लाल में थोड़ा स्कैर्ड है, क्या ऐसी 3 चीज़ें हैं जो उसको करनी चाहिए? एंड इट्स ओके अगर वो उसमें से एक चीज़ है कि कुछ मत करो, बैठो और करते रहो, वो भी एक सही चीज़ है, बट ऐसी क्या 3 चीज़ें जो उसको करनी चाहिए जिससे ये अनसर्टन टाइम उसके थोड़े पीसफुली कट जाएं? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये एब्सोल्युटली क्लियरली समझना है कि आपके पास 5 साल के ऊपर का टाइम होराइजन है तो ही आप इक्विटी में रहे, वरना आप इक्विटी में ना रहे। ओके। तो अगर आपके पास 5 साल से ऊपर का समय है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये वॉलेटाइल मार्केट है, दिस इज़ अ फीचर ऑफ द मार्केट, नॉट अ बग। कंटिन्यू टू स्टे इन्वेस्टेड, राइट? क्योंकि आपको 12% का रिटर्न हर साल नहीं मिलेगा, ये एवरेज है 12% का रिटर्न। ठीक है। 1 सेकेंड, मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपके पास नया पैसा है और 5 साल का समय है तो ये तो टाइम है पैसा निवेश करने का। ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स अक्यूमुलेट करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर नीचे आप खरीदेंगे तब जाकर जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका सुपीरियर रिटर्न बनेगा, राइट। और तीसरा, मुझे पता नहीं कि सजेशन सही भी है या नहीं है, पर आपको ये समझना है कि आपका बिहेवियर डिसाइड करेगा कि आप रिटर्न बना पाते हो कि नहीं। तो जब हम जैसे लोग आकर 25 साल 30 साल की बड़ी बड़ी स्टोरीज शेयर करते हैं पॉडकास्ट पे कि यार 12% रिटर्न निकला, 15% रिटर्न निकला, क्या ज़रूरी है हर किसी ने बनाया ये रिटर्न? ट्रू। नहीं, क्योंकि मार्केट ने 12% रिटर्न बनाया और आपने बनाया, उसमें फ़र्क है। आपको ये मार्केट के साथ जर्नी तय करनी है, तब जाकर आपका मार्केट का रिटर्न बनेगा। बीच में उतर जाओगे तो कैसे मार्केट का रिटर्न बनेगा? तो आप डिसाइड करते हो यहाँ से मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है, और ट्रेन में बीच में कुछ गड़बड़ हो गई और अब बीच में उतर गए तो आप दिल्ली पहुँचोगे क्या? नहीं पहुँचोगे। आपको अगर दिल्ली जाना है तो आपको पूरी जर्नी राइड करनी पड़ेगी ट्रेन के साथ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बी एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस कि इक्विटी में वॉलेटिलिटी इज़ अ फीचर, नॉट अ बग। ये फीचर की वजह से 12% रिटर्न मिल रहा है, वरना 6% मिलेगा। और ये ऊपर नीचे में पॉसिबल है कि नीचे पहले हो फिर ऊपर हो। आपको अगर दिल्ली जाना है तो दिल्ली तक रुकना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बाय चांस जैसे अनसर्टन टाइम आया, कुछ पैसे की तंगी आई हमारे पास, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा तो खर्चा घर पे बढ़ गया, तो मैं उतना सेविंग या अपने एसआईपी में नहीं डाल पा रहा हूँ या डाल पा रही हूँ, तो इज इट ओके अगर मैं कुछ समय के लिए रोक दूं और फिर वापस उसमें चले जाऊं जब थोड़ा सा मुझे लगे कि, क्योंकि लोग जैसे आपने कहा, लोग को लगता है अरे क्राइम हो गया कि वो मैं बंद कर दी एसआईपी, क्योंकि इस टाइम पे तो खरीदना है, यूनिट्स का सस्ते हैं, पर मैं नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज इन्फ्लेशन भी तो बढ़ी है, मेरा खर्चा वहाँ बढ़ा है, स्कूलों का खर्चा बढ़ा है। तो इज इट ओके अगर कोई बात नहीं, मैंने थोड़ी सी वो विंडो मिस कर दी, पर आगे चल के लेट्स से कुछ 1 साल बाद मैं वापस वो एसआईपी चालू कर देती हूँ, माना उसका प्राइस उतना नीचे नहीं होगा, तो इज इट अ प्रॉब्लम? सी, आई थिंक जब तक आप पेट काट कर कुछ नहीं कर रहे हो तब तक सब ओके है। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, ऐसा वेल्थ बनाकर क्या ही कर लोगे जिसमें यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि आपको अगर लाइफस्टाइल अपना किल करना पड़े इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो क्या ही मतलब है उस इन्वेस्टमेंट का? दिस इज नॉट अ वेरी पॉपुलर ओपिनियन, बट दिस इज व्हाट आई बिलीव एंड आई लिव विथ। क्या ही मतलब है कि आपके पास 10 करोड़ रुपया होगा, आप रिटायर हो जाओगे, पर तब खर्च कहाँ करोगे? चल भी नहीं पाओगे। तो बस लाइफ जियो अपने हिसाब से, ठीक है। डोंट बॉक डाउन कि यार अरे यार पैसा ही नहीं बचा इन्वेस्ट करने के लिए। इट्स ओके, नहीं बचेगा तो डज नॉट मैटर टिल द टाइम यू आर वेरी क्लियर कि यू आर नॉट ओवर डूइंग एनीथिंग आउटसाइड योर कैपेसिटी। अगर हालात आपको फोर्स कर रहे, आपके हाथ में नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। चूज योर बैटल टू फाइट बेसिकली। एब्सोल्युटली। ऑन दैट नोट, ये जो 3 चीज़ें आपने बताई कि मार्केट में ऊपर नीचे होगा, जस्ट लिव विद इट, ये पार्ट एंड पार्सल है ऑफ दैट जर्नी, और आपने अगर ये जर्नी एंड तक करनी है तो ये करना ही पड़ेगा। सो बेसिक 2 चीज़ें आई थिंक हम इस पॉडकास्ट से थोड़ा सा समराइज कर सकती हूँ मैं आपके लिए। एक, जिससे हमने पॉडकास्ट शुरू किया था, जो मोदी जी की स्टेटमेंट्स हैं, इट्स नॉट अ पैनिक स्टेटमेंट, इट्स अ मेजर जो आप लोग ले सको, क्योंकि अगर वॉर नहीं जल्दी ख़त्म होती तो क्राइसिस आ सकते हैं, और हम सब के ग्लोबली नहीं, मतलब इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली आ रहे हैं, तो आप भी इसका हिस्सा बनोगे। और अगर ये
होपफुली वॉर ख़त्म हो गई तो थिंग्स विल बी एमिकेबल और यहाँ से हम मार्केट की एक रैली देख सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, इसीलिए मार्केट में बने रहिए या अपने पोर्टफोलियो में बने रहिए, क्योंकि एंड तक की जर्नी तय करनी ज़रूरी है। आई थिंक ये दो की टेकअवेज हैं जो हम लेके जा रहे हैं, एंड आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट, क्योंकि ये टाइम सब ये सवाल एक दूसरे से पूछ रहे हैं और सब कोई ना कोई अलग ही जवाब एक दूसरे को दे रहे हैं, तो आप ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, और उनकी ये जो उनको मिसकंसेप्शन है या कुछ समझ नहीं आ रहा, वो इस चीज़ से समझ आ जाएगा कि क्यों ये मेजर्स लेने अभी ज़रूरी हैं। और ये अभी इट्स नॉट दैट ये पहली बार लिए जा रहे हैं, ये पहले भी ले चुके हैं। भारतीय प्राइम मिनिस्टर्स ने पहले भी ये मेजर्स लिए हैं जब ये प्रॉब्लम आई थी, एंड सिमिलर कॉन्सेप्ट था, डॉलर बढ़ रहा था और रुपी डेप्रिशिएट हो रहा था, एंड वो मेजर्स से हम बाहर आए हैं, तो हम इससे क्यों नहीं आएंगे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि जब तक आप वो नहीं करेंगे यू वोंट फाइंड गेस्ट्स लाइक कीर्तन कमिंग टू यू एंड गिविंग हिज एक्सपर्टीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, समझे क्या।